जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक जी। हम एक और वीडियो के साथ फिर आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि मैंने पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि हम लोग अपने HTML का प्रॉपर आगाज़ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से करेंगे। तो इस वीडियो में हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आप बड़े एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। इसमें आप खुद से पूरे का पूरा पेज बनाएंगे और उस पेज को बनाने का तरीका भी, वर्क फ्लो का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। LMS के ऊपर ये फ़ोल्डर आपको दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा यूनिट 3 HTML प्रोजेक्ट। और इस फोल्डर के अंदर आप अगर देखें तो हमारे पास 3 फोल्डर हैं। एक का नाम है फिनिश, एक का नाम है स्टार्ट और एक का नाम है वर्क। तो हमारा वर्क फ्लो ऐसे है, काम करने का तरीका ऐसा होगा कि जो कुछ मैं चाहता हूं कि आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जिससे आपने अपने काम को शुरू करना है वो इस फोल्डर में होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट फोल्डर से जो भी कुछ मैंने आपको दिया हुआ उसको कॉपी करना है। सो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने वर्क फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। तो ज़्यादातर काम, बेशतर काम हमने अपना इसी वर्क फोल्डर में करना है। इसका मकसद ये है कि आप इसके अंदर जो कुछ काम करना चाहते हैं वो करें। उसके बाद जब आप अपना काम एंड कर लें तो उसके बाद आप अपने काम को यहाँ से कॉपी करके फिनिश में पेस्ट कर दीजिएगा और उसके बाद आप उसको मेरे काम के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज हमने कौन सा बनाना है। ये अगर आप देख लें तो ये है पेज। ये जो पेज है ये कोई डिज़ाइन अवार्ड तो नहीं जीतेगा, लेकिन कम से कम इससे आपको एक पेज बनाना आ जाएगा। तो ये हमारा पेज है जिसको हमने डिज़ाइन करना है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो काम का आगाज़ आपने ऐसे शुरू करना है। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। स्टार्ट फोल्डर से कॉपी करना है जो कुछ भी है, उसको वर्क फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है और उसके बाद उसको आपने खोल लेना है। उसका नाम है कंटेंट ऑफ साइट। तो तमाम साइट का कंटेंट इसके अंदर है। तो आपने इसको खोल लेना है। जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ों में तो फॉर्मेटिंग नहीं हुई, कुछ में ऑलरेडी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है। इसका रीज़न ये है कि हमारा इतना बड़ा पेज था कि अगर मैं हर चीज़ आपके लिए छोड़ देता तो आप 10 दिनों में भी इसको मुकम्मल नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने ऐसे किया कि कुछ चीज़ों में मैंने फॉर्मेटिंग जानबूझ के नहीं की, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रख दी है। और कुछ में मैंने पहले से ही फॉर्मेटिंग की हुई है कि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, बल्कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो कि आपको उसको करने में आसानी हो। अब स्टेप वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आप फाइल पे जाएं और सेव एज करके अब वर्क फोल्डर के अंदर ही आपने इसको सेव करना है, लेकिन इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। आप इसको नाम रख दें lesson3.html। उसके बाद सेव एज टाइप में ऑल फाइल, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेसन में समझाया था। एनकोडिंग में हमने UTF-8 करनी है और उसके बाद हमने सेव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो अब अगर आप वर्क फोल्डर में देखें तो ये एज अ HTML फाइल के हमारी अब सेव हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं और इसके अंदर हमने कोड लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और डॉक टाइप लिख के हमने लिखना है HTML। तो ये हमारी डॉक टाइप डिक्लेरेशन हो गई। इसका मकसद ये है कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो ये फाइल है ये HTML की फ़ाइल है। उसके बाद हमने HTML का टैग खोला। इसमें मैं इस दफ़ा कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। मैं एक एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ। तो एट्रीब्यूट टैग के बारे में या टैग के अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ EN-UK भी लिख सकता हूँ। मैं US लिख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल है। तो ये मेरा HTML टैग ओपनिंग है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको क्लोज़ भी करना है कहीं जाके। तो बिल्कुल इस फाइल के एंड में आप इसको क्लोज़ भी कर लें। और क्लोज़ का आपको पता होगा कि /HTML हमने करना पड़ेगा। तो ये हो गया, अगर मैं टाइप कर सका प्रॉपरली तो उसके बाद हमने HTML का टैग तो लगा लिया। तो इसका मतलब है कि हमारा जितना भी कंटेंट है ये HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी HTML फाइल के अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी। तो हम हेड और बॉडी के टैगों को खोल लेते हैं।
अब बॉडी का हमें ये ख्याल रखना है कि ये जितना भी कंटेंट है हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है। तो बॉडी को अगर हमने यहाँ खोला है तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। जहाँ हमारा बिल्कुल फाइल के एंड में अगर हम जाएं तो जहाँ हमारा HTML का टैग है हमें उससे ऊपर इसको बंद करना पड़ेगा। अब बॉडी जो है वो HTML के अंदर है, ये HTML की बॉडी है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको काट कर यहाँ नीचे रख दूँ। ये गलत है क्योंकि मेरा बॉडी टैग HTML के टैग के बाद शुरू हुआ था, तो इसको ख़त्म इससे पहले होना चाहिए। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी और आपको काफ़ी सारे सवालात पैदा हो रहेंगे, यही बात मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी सारे सवाल पैदा हों दिमाग में, जो हमने रिमाइंडर ऑफ इस कोर्स में हमने जिनके जवाब देने हैं। तो आप परेशान ना हो जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ अभी खाली उन चीज़ों को करते रहें। तो हमने क्लोजिंग टैग बॉडी का लगा लिया। उसके बाद हमने हेड के अंदर कुछ चीज़ों को लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ हम टाइटल लिखते हैं और टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग डाल लेता हूँ मैं। तो हमारा टाइटल है HTML फंडामेंटल्स जी। उसके बाद टाइटल से पहले सॉरी मैं भूल गया, हमें मेटा का टैग भी डालना था। मेटा 4 सेट, ये करेक्टर सेट होता है। ये बताता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट की एनकोडिंग कैसे करेंगे। अगेन ये एक टेक्निकल चीज़ है, हमें अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो UTF-8 हमारी इनकोडिंग, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे ही सेव भी किया था इनकोडिंग में। तो ये हमारे पेज की एनकोडिंग बताता है। तो हमने ये कर लिया, हमारा तकरीबन एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो बन गया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये असल पेज कैसे नज़र आ रहा है। तो वर्क फोल्डर में जाइए और ये जो lesson3.html है इसको डबल क्लिक कीजिए। तो अभी आप देखें तो हमारा असल कंटेंट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ तो जो है वो कुछ ही चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके बाद बंद हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे पेज में कोई गलती है या कोई चीज़ हम जिस तरह से चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मसला है। अगर आप देखें तो यहाँ HTML हमने लिखा हुआ है और HTML को हमने खाली क्योंकि हम समझाना चाह रहे थे कि HTML एलिमेंट क्या है। अगर मैं आपको ये वाला पेज दिखाऊं तो अगर आप इसमें देखें, यहाँ हम HTML5 का ये टैग हमने यूज़ किया था। अब बिकॉज हमने यहाँ HTML5 का टैग यूज़ किया हुआ है, हमारा ब्राउज़र ये समझ रहा है कि उसने इसको एज अ टैग समझना है, जबकि हम तो खाली उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे HTML के अंदर कुछ रिजर्व्ड करैक्टर होते हैं। जब हम उसको HTML के पेज के अंदर लिखते हैं हम उनको अपनी असल फॉर्म में नहीं लिख सकते और उसके लिए हम HTML की इनकोडिंग यूज़ करते हैं। तो अब आपने यही करना है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम जो ये जो एंगल ब्रैकेट हैं और इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं हमारा HTML पेज समझता है कि ये कोई टैग है। क्योंकि इस केस में मैं इसको एज अ टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं एंगल ब्रैकेट की जगह इसकी HTML एनकोडिंग यूज़ करूँगा जो कि $LT है, लेस देन, क्योंकि ये जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है इसका नाम लेस देन भी है। इसी तरह से क्लोजिंग जो एंगल ब्रैकेट है इसको मैं $GT और सेमी कॉलन करूँगा। अब अगर हम पेज को जाकर रिफ़्रेश करें यहाँ तो आप देखें कि ये HTML का टैग उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैं चाह रहा था ये मैंने खाली यहाँ इसलिए लिखे हैं कि कोई भी अगर बंदा मेरी फ़ाइल पे आके मेरे कोड को देखे तो उसको उसकी समझ आ जाए। मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे असल कोड के अंदर पेज में नज़र आए। तो इनको हम कहते हैं कमेंट्स। HTML के कमेंट्स का जो फॉर्म है वो ऐसी होती है कि आप एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, -2 डालते हैं और उसके बाद आप एंड करते हैं 2 डैशों के बाद और इस तरीके से एंड होता है। और इसके बीच में आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपका कमेंट होता है, वो असल पेज के अंदर नहीं आता। तो मैंने कुछ का जानबूझ के छोड़ा हुआ है और कुछ का आप देखें कि मैंने ऑलरेडी उनके कमेंट्स बना लिए हैं। तो अगर आप नीचे जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ के मैंने कमेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो कुछ के मैंने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता लगे कि अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं HTML में तो कैसे लिखने हैं।
फिर से मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स HTML में उन चीज़ों को कहते हैं जो असल कोड के अंदर, असल पेज के अंदर उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो नज़र नहीं आते, वो उस पेज को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि उनका मकसद खाली इतना होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा है और मैं चाहता हूँ कि कोई और अगर मेरे कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी थी। तो मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ तो वो उसको आप कमेंट कहते हैं, और उसका जनरल फॉर्म ऐसी होती है, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश और एंड ऐसे करता है। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को अगर मैंने कमेंट बनाना है तो मैं इसको यहाँ इससे पहले लगाऊंगा और इसको इसके बाद में लगाऊंगा। जब मैं ये करूंगा तो आप देखें कि ये चीज़ फिर हमारे पेज में रिप्रेजेंट नहीं होगी, हमारे पेज में आएगी नहीं। अगर मैं इसको खोलूं तो देखें पहले ये यहाँ आ रही थी HTML टैग फिनिश, अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो ये ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से हमारे पास आगे कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमने कमेंट लगाने हैं, तो यहाँ भी हम लगाते हैं मुझे नहीं लगता अब कोई है। तो अब ऊपर जाते हैं और अपने असल पेज में देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ हम इसको करके अगर करें तो आप देखें कि वो जितने भी हमने कमेंट्स बनाए थे वो चले गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये मेरे कोड के अंदर एज अ लाइन आए, तो मैं इसको ख़त्म करके जो इसके लिए टैग है हम उसको HR भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो इससे मुराद होती है। हेज से मुराद हॉरिजेंटल है, रो आर से मुराद रो है, और इसका मतलब है कि तुम पेज के अंदर एक लाइन लगा दो। तो अब जाकर देखते हैं कि हमारे पेज के अंदर इसकी जगह लाइन तब्दील हुई है या नहीं। तो आप देख लें कि यहाँ अब लाइन लग गई है जी। अब हमने क्या करना है कि अगर आप देखें तो नीचे भी काफ़ी जगह ऐसे है जहाँ हमें करैक्टर एनकोडिंग डालनी पड़ेगी। जी ये आप काट दीजिएगा P को यहाँ से। अब देखते हैं कि यहाँ क्या कैसा है, अब थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप ये देखें तो यहाँ टाइटल में भी हमें %LT इसको रिफ्रेश अप करते हैं तो अब आप देखें कि हमारा पेज अब शक्ल निकालता जा रहा है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को, इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ। हेडिंग जो है ये आपको बताता है कि ये आपकी कितना, आप इसको एम्फसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है टाइटल के तौर के ऊपर। तो हेडिंग 1 सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है और हेडिंग 2 उससे कम उसकी इम्पोर्टेंस होती है और हेडिंग 3 की उससे कम होती है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको हेडिंग 1 बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे H1 का टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख लें कि अब हेडिंग 1 मेरी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऐसे आ रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये जो चैप्टर 2 लिखा हुआ है HTML5 टैग्स, ये भी हेडिंग है मेरी, तो मैं इसको भी H1 की हेडिंग कह दूं। सेव किया, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं या यहाँ जाके सेव का बटन आप प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आपने असल पेज के अंदर जाना है। तो अब आप देखेंगे ये चैप्टर 2 की आ गई है। मैं दोबारा से अपने नोटपैड पे जाता हूँ और यहाँ जो मैंने बाकी चेंजेस करनी है वो भी मैं साथ साथ करता हूँ। तो यहाँ अगर आपको पता हो, यहाँ मैंने H1 चेंज किया था, तो जहाँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि मेरी हेडिंग्स हैं, अब ये जो है द HTML एलिमेंट, ये भी मेरी एक हेडिंग है, लेकिन ये H2 की हेडिंग है, ये दूसरे नंबर की हेडिंग है। सो ये H1 से, क्योंकि ये एक सेक्शन के अंदर दूसरा सेक्शन है, तो मैं इसको H2 जो स्टार्ट करना है उसमें मैंने क्लोजिंग टैग नहीं डालना, बल्कि मैंने यहाँ क्लोजिंग टैग डालना है। अब मैंने इसको किया यहाँ, तो आप देखें कि ये मेरी दूसरी हेडिंग बन गई है। इसी तरीके से बाकियों में भी मैं जाकर हेडिंग बनाऊंगा। Ctrl+S किया, यहाँ इसको रिफ़्रेश किया, तो हमारा देखते हैं कि हमारा टैग कैसे आया है। इनको मैं H4 करना चाहता हूँ, इनको H4 किया
इसको भी मैंने H4 करना है क्योंकि ये सब हेडिंग है, और H4 मैं इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं नहीं चाहता कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस हो, इसलिए मैंने इन हेडिंग को H4 कह रहा हूँ। टारगेट एट्रीब्यूट को हमने H3 करना है। तो ये मैं डिफरेंट हेडिंग्स को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ अब आपने करना है, अभी इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले से बहुत ज़्यादा थिंकिंग दी हुई है, और मेरा सोच कंटेंट के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि किसकी इम्पोर्टेंस मीनिंग के एतबार से कितनी है। तो वाई रिलेटिव पाथ जो है ये भी H3 है। अब हम देखते हैं कि हमारे असल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऊपर है मेरे ख्याल में, जहां हमने ये चेंजेस H3 और H4 के किए हैं। ये हमारी देख लें कि हमारी H3 हैं जो अभी हमने इनको चेंज किया है, और ये हमारी H4 है क्योंकि ये इसके अंदर हमारी सब हेडिंग थी और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं थी। तो अब आप देख लेते हैं, नीचे तो नहीं हमारी, यहाँ फिर इसको H2 कर दिया। मेरे ख्याल में अब हमने तमाम अपनी हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं, और अब आप देखें कि हमारा पेज का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। यहाँ से हमारा मेन कंटेंट शुरू होता था, हम इसको एज अ आर्टिकल यूज़ करना चाहते थे, और इसकी क्लास जो है मैं इसको कंटेंट है। अब यहाँ मैंने आर्टिकल को शुरू किया है, तो जहाँ मेरा बॉडी एलिमेंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ मैं इस क्रिएटेड बाय से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आर्टिकल, ये वाला टैग यहाँ ख़त्म भी हो जाए, /। जी ये आर्टिकल मैं चाहता हूँ कि मेरा बल्कि यहाँ एंड हो। अब मैं यहाँ ही हूँ तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। ये जो मेरा एंड पे चीज़ है, इसको मैं फुटर के अंदर डालना चाहता हूँ। फुटर के उसको किया और यहाँ / डाला। और अगर आप कोई लीगल चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप स्मॉल टैग्स के बीच में लिखते हैं। तो फुटर के अंदर एक और मैं डालता हूँ जिसको मैं स्मॉल टैग कहता हूँ। तो अब अगर मैं असल पेज में जाऊँ बिल्कुल एंड के ऊपर, तो इसको मैंने स्मॉल टैग कर लिया है। तो आप देखें कि वो अब इसने एज अ लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर अब इसको वो ट्रीट करेगा, जिसके अंदर मैंने अपने राइट वगैरह और लीगल चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये हमारा फुटर हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं तो आर्टिकल में हमने अब सेक्शन के टैग को खोलना है। सेक्शन, और इसकी क्लास होगी, पहली क्लास होगी कंटेनर, और फिर स्पेस और कंटेंट, और इसको अब आपने बंद कर देना है। इसको यहाँ नीचे जाकर फुटर से पहले यहाँ आपने सेक्शन को बंद कर देना है। सेक्शन एलिमेंट वो होता है जो किसी भी जनरल सेक्शनिंग को जाहिर करता है, जबकि आर्टिकल टैग ये आपका सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट को शो करता है। अगेन ये सिमेंटिक टैग्स हैं और ये आपके डॉक्यूमेंट को मीनिंग देते हैं। ये हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे मेरी मुराद क्या थी। अब जहाँ भी आपका कोई चीज़ लिखी हुई है, पैराग्राफ है, उसको आपको पैराग्राफ टैग के बीच में लिखना पड़ेगा। सो हम पी टैग यहाँ खोलते हैं और पी टैग को यहाँ एंड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ हम पी टैग का आगाज़ करते हैं और फिर यहाँ पी टैग को हम करते हैं। ये नोट भी मेरे लिए पैराग्राफ ही है, सो मैं इसको पी यहाँ लिखा और पी यहाँ मैंने एंड कर दिया। तो जहाँ जहाँ ये मेरा लिंक होगा, सो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, पर ये मेरा फिर से पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ एक सिंगल थॉट को जाहिर करता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डिटेल।
सो आप कोई भी सिंगल थॉट हो उसको आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं और उसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी मेरा एक पैराग्राफ है और यहाँ मैंने उसको किया, ये भी मेरा एक पैराग्राफ है। सो जहाँ जहाँ मैंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं उसको मुझे एक्सप्लिसिटली पी टैग के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं जितने भी ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होंगे, तो इनको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। साथ साथ मैं डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी कर लूँ। तो हमने ये कर दिया, ये भी हमारा पी टैग है और यहाँ इसको ऐसे करते हैं, ये हमारा है। उसके बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ भी इसको पी टैग को खोलते हैं और इसको यहाँ बंद कर देते हैं और आगे हमारे पी टैग्स पहले से लगे हुए हैं, सो हमें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि नोट जो है इसको मैं एज अ पैराग्राफ शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको एक क्लास है जिसको कहते हैं, इसका नाम मैं क्लास रख के नोट करूँगा और फिर बाद में मैं, क्योंकि ये नोट है एक स्पेशल टाइप की मेरा पैराग्राफ है, तो इनकी मैं डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट करूँगा। लेकिन मेरी सोच, ऑल्दो कि मैं डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन सोच कंटेंट के एतबार से कि ये नोट है, ये है तो पैराग्राफ लेकिन ये औरों से मुख्तलिफ है, इसलिए मैं इसको नोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ मैं अगर देखूँ तो पी है, यहाँ मेरा पी टैग एंड होता है, अगेन यहाँ मेरा पी टैग शुरू होता है और ये मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी ऊपर ले जाते हैं और इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ मैं इस पी टैग को एंड कर देता हूँ। देखते हैं अब कहीं और भी, अब ये भी पैराग्राफ है तो ये जो नोट वाले हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि हमने इसको लगाना तो पी है लेकिन हमने उसकी क्लास रखनी है नोट की, तो इसको हमने कह देना है नोट और ये इसका एट्रीब्यूट है और यहाँ हमने उस पी टैग को एंड कर देना है। अब जहाँ भी ये एरोस है मैं इनको एज अ लिस्ट के करना चाहता हूँ, तो ये लिस्ट है और लिस्ट के हमने दो किस्म की हमारे पास लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो मेरी ये अनऑर्डर लिस्ट है तो मैं इसको यूएल कहूँगा और यहाँ मेरा यूएल एंड हो जाएगा और हर एक ये जो है ये मेरा लिस्ट आइटम है, सो मैं इसको एल आई कहूँगा और लिस्ट आइटम यहाँ मेरा उसकी एंड होगा। इसी तरीके से मैं बाकी तमाम में यही चीज़ करूँगा। इसी तरीके से नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कोई और लिस्ट तो नहीं है, उसके हिसाब से हम ने करना है। तो नीचे गए, जहाँ भी वो एरोज़ होंगे, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी एरो हैं, इसका मतलब है कि ये मेरी लिस्ट है। तो मैं पहले यहाँ तो यूएल एलिमेंट को खोल लेता हूँ, ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर का मतलब होता है ये बुलेटेड लिस्ट होती है, इसमें नंबरिंग नहीं होती और हर एक ये जो है ये उसका एक एक पॉइंट है। सो उसके बाद ये मेरा एल आई है, इस एल आई के दरमियान में ये जो है ये मेरा पैराग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि आप एक टैग के अंदर आपके दूसरे टैग हो सकते हैं। इसको हम
चाहते हैं कि ये नंबर्ड लिस्ट हो, यानी कि इससे पहले 1 2 3 हो, तो मैं इसको OL कहूँगा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बीच में फिर दोबारा से LI और क्लोजिंग LI, यहाँ भी LI और क्लोजिंग LI। अब हम असल पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या कुछ किया। ये जितनी भी हमने लिस्ट बनाई है, ये देख लें कि यहाँ ये वाली लिस्ट बनाई है तो ये आ गई, और आगे भी हमने लिस्ट्स को बनाया, ये हमने लिस्ट बनाई है। अब हमने अभी एक 1 2 3 वाली लिस्ट बनाई है, तो उसमें नंबरिंग वाली लिस्ट बनाई है, तो वो भी कहीं नीचे होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो कहाँ है। ये देख लें, तो ये वो लिस्ट है जो हमारी नंबर्ड लिस्ट है। अभी अभी हमने ऑर्डर लिस्ट जो बनाई थी, तो ये वो है। अब एक और चीज़ है कि जहाँ भी आपने कोई टैग या कोई नाम या एब्रीविएशन यूज़ की होती है, वहाँ आप जो है वो DFN का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। DFN से हमारा डेफिनेशन टैग है, और उसमें वो आपको बताता है कि इस एब्रीविएशन का नाम क्या है। तो HTML5 से हमारी मुराद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और फिर मैं इसको ABBR टैग के बीच में लिख सकता हूँ। ABBR टैग को ख़त्म नहीं किया, और मैंने डेफिनेशन टैग को भी एंड नहीं किया, तो मुझे DFN को भी एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं जब करता हूँ तो आप ये उस वक्त डालते हैं कि जब आप कोई पहली दफ़ा किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हों। अब जहाँ जहाँ आपने कोई भी HTML का कोड या किसी कोड के बारे में बात की है, वहाँ आप एक एलिमेंट है जिसको हम कोड एलिमेंट कहते हैं, अब हमने उसको यूज़ करना है। तो देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ। अब यहाँ मैंने HTML के कोड की बात की हुई है, एलिमेंट की, तो मैं इसको कोड एलिमेंट से सराउंड करूँगा। इसी तरीके से मैं देखता हूँ, ये भी मेरा दोबारा से HTML के एलिमेंट की मैंने बात की थी, ये हेड एलिमेंट की बात है, तो मुझे इसको कोड एलिमेंट से इसको इसके पहले और आखिर में कोड एलिमेंट लगाना पड़ेगा। पहले से एंड है। अब देखते हैं कि हमारी असल फाइल के अंदर ये कैसे आया है। जी मैं ऐसे ही चाहता था कि ये हो। कुछ यहाँ हैं कमियां बेशियां, लेकिन वो हम बाद में दूर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी कोई कोड है, कोई यानी कि यहाँ हमने HTML एलिमेंट लिखा था, टाइटल एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाला है टाइटल एलिमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कोड के तौर पे यूज़ करूँ। सो अब ये HTML5 एक एब्रीविएशन है, तो ABBR का टैग यहाँ यूज़ कीजिएगा। पहली दफ़ा आप जब यूज़ करते हैं तो आप उसके बीच में DFN का टैग को साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्या चीज़ है। देखते हैं किसी और जगह तो नहीं हमने किया। यहाँ भी आप ABBR करें, और ABBR जो एब्रीविएशन का टैग है, यहाँ मैंने कोड का टैग लगाना है। और यहाँ नीचे कोड लिखा हुआ है। यहाँ देखें तो मैंने P टैग को एंड नहीं किया था, शायद इसी की वजह से ये अजीबोगरीब आ रहा था। एनीवेज ये सारे हमने कर लिए। तो मोस्टली ये होता है कि आपने जहाँ भी कहीं किसी कोड को यूज़ किया है और वो कोड का पूरा एक ब्लॉक है, तो आपने प्री और कोड टैग्स को इकट्ठा यूज़ करना है। अब आप ये देखें, यहाँ कोई चीज़ रॉन्ग हो गई है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है लिंक एलिमेंट के नीचे, ये यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि लिंक एलिमेंट के नीचे मैंने क्या गलती की है। सो ये हेड एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट है, ये लिंक एलिमेंट है।
आप देखें तो मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डाला था, ये वाला मार्क नहीं डाला था। अब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ से इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरा लिंक हो। जब भी आप लिंक को डिफ़ाइन करते हैं तो आप ए टैग से उसको करते हैं। तो ये मेरा ए टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो है इसके बाद कुछ स्पेसिस हों, तो इसलिए मैं ब्रेक टैग को BR टैग को यूज़ करूँगा। एक स्पेस इधर हो और एक स्पेस इधर हो, और इसके अंदर इस लिंक ये जो चीज़ है ये वाली ये लिखी हुई आएगी, लेकिन जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो जहाँ इसने जाना है उसको हमने href में डिफ़ाइन करना है। तो अगर अब हम यहाँ जाएं, अपने जो पेज बना हुआ है उससे मैं उस चीज़ का लिंक निकालना चाहता हूँ। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया है, जब उस लिंक पे ले गया तो मैंने यहाँ से उसका URL को कॉपी कर लिया है। यही URL मैं अपने कोड में एज अ href के एट्रीब्यूट में डालूंगा। कंट्रोल S करके सेव कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरी फाइल है जहाँ मैं ये सारे चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये मैंने किया था, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये मेरा लिंक बन गया है। अब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे वहाँ लेके जा रहा है। इसको दोबारा हम चले जाते हैं, यहाँ भी हम दोबारा अपने ओरिजिनल पेज पे चले जाते हैं। तो ये हमने इसको लिंक बना लिया। अब ये है कि यहाँ HTML5 इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी HTML5 और HTML आया था, तो वहाँ मैं उसको डेफिनेशन टैग बना लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो था ये सारी कम्बिनेशन, क्योंकि ये सारी कम्बिनेशन आप वहाँ करना चाहते हैं जहाँ वो पहली दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पहली दफ़ा यूज़ हुआ था। और इसको करके यहाँ कर दिया, और HTML5 के बाद यहाँ थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह ठीक इसकी कर दी। आप जाते हैं और आप देखते हैं कि हमारा पेज कैसा लग रहा है। नॉट बैड। घंटे डेढ़ की मेहनत के बाद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ कम अचीव किया है जी। तो ये हमारी एग्जांपल है। जहाँ भी एग्जांपल है आपने इसको ख़त्म करके यहाँ div टैग को खोलना है और उसकी क्लास आपने रखनी है एग्जांपल। तो ये हो गया, और फिर मैंने यहाँ इसको एंड करना है। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने एग्जांपल को हटाकर ये वाला कोड लिखना है। अब आप यहाँ ये देखें कि जब आप किसी आउटपुट को शो कर रहे होते हैं तो आप प्री के साथ सैम्पल का करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंसोल को यूज़ किया है या कोई ऐसी चीज़ को यूज़ किया है।
अब मैं इसको स्क्रॉल थ्रू कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं उसको कर लूँ। नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में हमने अपने सारे कोड को फॉर्मेट कर दिया है। अब यहाँ जाके चेक करते हैं कि हमारा कोड कैसा है। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से हमने अपना कोड किया है। तो यहाँ हमने कोड को शुरू किया था, यहाँ हमने एंड नहीं किया। ये प्रॉब्ली अब ठीक हो गया होगा। अब देखते हैं इसको। तो अब आप देखें कि अब ये सब ठीक हो गया है और अब हमारा डॉक्यूमेंट में सारा कोड की तरह नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरीके से आपने देखना है, और अगर आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नज़र आए फिर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, ये लेसन अब यहाँ हमारा मुकम्मल हुआ या इख्तिताम पजीर हुआ। अब अगले लेसन के अंदर हमने दोबारा से HTML के कुछ बकिया हिस्सों को करना है। उसमें जो हम हिस्सा बनाएंगे उसको हम नेविगेशन कहते हैं। इसके अलावा अगले लेसन का आगाज़ हम अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करने से करेंगे। इसको एरर फाइंडिंग भी कहते हैं और इसको डीबगिंग भी कहते हैं। और कोडिंग में डीबगिंग या एरर फाइंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई प्रोग्रामर हो और उससे कोई मिस्टेक ना हो। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है कि अपनी मिस्टेक्स या एरर्स को डीबग करना। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अगले लेसन में आपके साथ मिलूँगा। ये काफ़ी बड़ा लेसन हो गया। स्टे मोटिवेटेड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, एंड इंशाल्लाह यू वुड गेट योर डेस्टिनेशन। अल्लाह हाफिज़।